अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ पैराग्राफ। आज हम पढ़ेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था कोहेरेंस ऑफ पैराग्राफ। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनिटी इन पैराग्राफ। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ पढ़ा था, यूनिटी इन पैराग्राफ, कोहेरेंस इन पैराग्राफ, डेवलपमेंट इन पैराग्राफ। आज पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ या ऑर्गेनाइजेशन इन पैराग्राफ। ये मैंने जो चीज़ें यहाँ पे बोर्ड में लिखी हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल। उमूमन आपने देखा होगा पर्टिकुलर जनरल क्या होता है पैराग्राफ में। अक्सर ऐसी चीज़ें, कोई भी पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहें तो आप पर्टिकुलर टू जनरल जा सकते हैं। सर ये पर्टिकुलर टू जनरल क्या होता है? भाई आपने साइंस पढ़ी होगी 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर इंटर में। जो साइंस आपने पढ़ी है, साइंस में आप देखेंगे कोई भी फिज़िक्स का किताब उठा कर देख लें या बायोलॉजी का किताब उठा कर लें, उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या दिया जाता है? मिसाल दी जाती है। मिसाल ले लें, अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी वो ये बात कर रहा होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन की, तो सबसे पहले क्या बात कर रहा होता है? डेफिनेशन नहीं दे रहा होता। वो सबसे पहले कहता है कि अगर आप बाल फेंकें, कोई भी बाल फेंकें दीवार की तरफ, तो वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन के साथ बाउंस बैक करेगा। ये मिसाल देता है। फिर नीचे आके आपको बताएगा कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, उसको डिफ़ाइन करेगा। फिर बताएगा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर डेफिनेशन देगा, पहले मिसाल देगा फिर डेफिनेशन देगा। इस अप्रोच को क्या कहेंगे हम? इस अप्रोच को कहेंगे भाई आपकी पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच है। ये क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच है। ये क्या है भाई? आपकी पर्टिकुलर टू जनरल अप्रोच है। पहले आपने मिसाल दी, फिर उसको डिफ़ाइन किया आपने प्रोसेस को, लॉ को। इसको पर्टिकुलर जनरल कहते हैं, समझ रहे हैं? अब सोशल साइंसेज में अक्सर ये होता है कि जनरल टू पर्टिकुलर होता है। सोशल साइंसेज में जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं। पहले आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी वस्फ देते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, फिर मिसाल देते हैं। आप पहले डिफ़ाइन करते हैं फिर मिसाल देते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर। मिसाल के तौर पे अगर हम जनरल टू पर्टिकुलर का मिसाल दें, वही आप मिसाल ले सकते हैं कि आपने पहले डिफ़ाइन किया लॉ को कि ये लॉ होता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन क्या कहता है न्यूटन का, भाई ये उसकी डेफिनेशन है। फिर आपने बाद में मिसाल दे दी, तो उसको ही आपने उलट कर दिया, तो वो क्या हो गया? जनरल टू पर्टिकुलर। सोशल साइंस में अक्सर जनरल टू पर्टिकुलर अप्रोच चलती है, अक्सर। पर कई राइटर्स जो पर्टिकुलर टू जनरल भी जा सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने पैराग्राफ में पर्टिकुलर टू जनरल भी जा सकते हैं और जनरल टू पर्टिकुलर भी जा सकते हैं। कोई ऐसा टर्म हो, जैसे कि एलीट कैप्चर की मैंने बात की थी, आप अगर उस पर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये मिसाल है उसकी, फिर उसको डिफ़ाइन कर दें, कर सकते हैं। पर ये इस बात को माइंड में ज़रूर रखिएगा कि उसके बीच में कोहेरेंस लाजमी हो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कोहेरेंस को मेंटेन करना। फिर तो अक्सर हम पैराग्राफ क्या कहते हैं? पहले चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, फिर बाद में आके नीचे मिसाल देते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों अप्रोचेस आपके ऊपर है। आप जिस तरह भी जाना चाहें, पैराग्राफ आप जिस तरफ लिखना चाहें आपके ऊपर है। पर्टिकुलर टू जनरल जाना चाहते हैं या जनरल टू पर्टिकुलर आना चाह रहे हैं, ये आप पे ऊपर है। दूसरी अप्रोच क्या है? सिंपल, इजी, बेसिक। सबसे पहले आप क्या कहते हैं? सिंपल इजी चीज़ों को पे जाते हैं, फिर आप जाते हैं कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट और एडवांस की तरफ। समझ रहे हैं कि पहले आपने सिंपल चीज़ें देते हैं, फिर आहिस्ता उनको क्या डिफ़िकल्ट करते जाते हैं। ये भी एक अप्रोच है। फिर दूसरी अप्रोच है, पहले आप डिफ़िकल्ट चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें, एडवांस चीज़ें बताते हैं, फिर सिंपल, इजी और बेसिक चीज़ें बताते हैं। आप समझ रहे हैं? ये इस तरह होता है। ये आप पैराग्राफ इसी पे भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप मुश्किल चीज़ें दे दें, आपकी मर्ज़ी। आप पहले सिंपल दे दें, फिर आसान चीज़ें दे दें। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह का पैराग्राफ लिखना चाहें। पर उमूमन मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि CSS ज़्यादातर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को डील करता है, तो उमूमन क्या होता है? इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच निकलती है। समझ रहे हैं? तो अक्सर ये होता है। पर अब कई सारे कैंडिडेट्स मतलब कि पार्टिकुलर टू डिफ़िकल्ट जा रहे हैं या एडवांस टू बेसिक जाएँ, तो उनकी मर्ज़ी। ये दोनों अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं।
इसी तरह तीसरे नंबर पे आए क्वेश्चन रिप्लाई। भाई क्वेश्चन रिप्लाई अप्रोच क्या होती है? पैराग्राफ में आप ये सर कह सकते हैं कि आप पहले सवाल करें फिर उसका खुद ही रिप्लाई दें। ये भी इस तरह भी पैराग्राफ सर लिखा जाता है, बिल्कुल इस तरह भी पैराग्राफ लिखा जाता है। आप मतलब कि मैंने मिसाल दी थी आपको पहले लेक्चर में कहा था कौन सा हमने इजी टॉपिक लेना है, कौन सा पावर्टी, सही है, पावर्टी आपने लिया, उस पर पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पावर्टी बढ़ रही है, तो हम इस पर सवाल कैसे जनरेट करें? आप सवाल ऐसे जनरेट करें, हाउ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पावर्टी इन पाकिस्तान। अब इसमें क्या आ गया? सवाल आ गया और इसमें टॉपिक सेंटेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप दूसरा रिप्लाई जब देंगे तो उधर से स्टार्ट होगा कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट गुर्बत को बढ़ा रही है पाकिस्तान में, वो रिप्लाई होगा आपका। और रिप्लाई किस पे होगा? सवाल पे होगा। जो आपका सवाल है कि कैसे गुर्बत, बेरोज़गारी गुर्बत को बढ़ा रही है, तो आप जवाब में कहेंगे, उसका प्रोसेस बताएंगे, मैनर बताएंगे कि किस तरह बेरोज़गारी गुर्बत को बढ़ा रही है, कितनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से गुर्बत भी बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं? तो इस तरह आप क्वेश्चन रिप्लाई शुरू कर सकते हैं। पहले ही आप सवाल करें फिर जवाब दें, क्वेश्चन के साथ भी आप पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं। सर ये ऐसे में भी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, लाजमी की बात नहीं है। मतलब अगर आप चाहे, दिल आपका कर रहा है तो आप कर सकते हैं। इसमें वैरायटी आएगी आपकी, काफ़ी सारा जो आपका राइट अप होगा उसमें काफ़ी खूबसूरती आएगी, ठीक है, पढ़ने वालों को मज़ा आएगा। इसी तरह आप देखेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज़ है सर? सर ये चीज़ ये है कि जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें आती हैं, ऐसे प्रोसेसेस आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आजकल ले लें, अगर मैं आपको कहूँ भाई पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट उड़ान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट उड़ान पाकिस्तान है बहुत आला प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से हम आगे चल के हमारी जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उनका जो असर है वो कम बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो कम होता जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप पूछेंगे सर ये उड़ान पाकिस्तान क्या है? सवाल आएगा ना। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने एक चीज़ का नाम लिया उड़ान प्रोजेक्ट का, तो आप पूछेंगे सर ये चीज़ है क्या? फिर मैं आपको बताऊंगा भाई 5E का कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान ने दिया है, जो कि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के असरात के मिटिगेट कैसे करना है, मैंने आपको बताने की कोशिश की थोड़ा बहुत। फिर सर आप फिर फ़ौरन सवाल क्या आएगा, सर ये कैसे मुमकिन होगा, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये मुमकिन कैसे होगा, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? फिर मैं एप्लीकेशन बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान ने इतने पैसे क्या किए, एलोकेट किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ये फ़लाँ जगह पे जो ना प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ये चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। सोलर पैनल प्लेट्स जो है ना उनको हम कैसे जो ना इंक्रीज़ करेंगे, उन पे कैसे हम टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 5E का कॉन्सेप्ट हम उसको अप्लाई करें, नाफिज करें पाकिस्तान में। तो जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लाजमी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन लाजमी डिस्कस करेंगे पैराग्राफ में। सर पाकिस्तान जो है ना वो अब जा रहा है उड़ान पाकिस्तान में, भाई जा रहा है तो एप्लीकेशन बताएंगे ना, कैसे जा रहा है, कितने पैसे खर्च कर रहा है, कहाँ पे खर्च कर रहा है, कहाँ पे प्रोजेक्ट लगेंगे, क्या क्या होगा उसमें, उसके बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन देंगे। कॉन्सेप्ट बता दिया आपने पहले ही, अब एप्लीकेशन बताएंगे आप, समझ रहे हैं? इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन बताएंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे वो क्या है, कि जिस तरह का पैराग्राफ आप लिखना चाह रहे हैं उस तरह की एप्लीकेशन बताएंगे आप, समझ रहे हैं? तो ये आपका कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट उसकी एप्लीकेशन, फिर कॉन्सेप्ट की पैराग्राफ में डिस्कस करना लाजमी है, कॉन्सेप्ट तक महदूद नहीं करना पैराग्राफ को। फिर आपका डेटा कंक्लूजन, सर कैन वी स्टार्ट विद डेटा, कैन वी स्टार्ट अ पैराग्राफ विद डेटा? सर बिल्कुल, आप यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ विद डेटा, किसी भी डेटा के साथ आप पैराग्राफ को भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर फिर वो टॉपिक सेंटेंस आपने कहा था उससे पैराग्राफ को स्टार्ट करना है, वो बात कहाँ गई? वो भाई उस वक्त थी बात। अगर आपके पास डेटा इतना है और किसी एक मौजू पे है, एक कंट्रोलिंग आइडिया पे है, तो आप पैराग्राफ को डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए बड़ी जामे डेटा चाहिए।
सर कौन सी जामिया डेटा, यार देखें बात ये है, मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, उसके लिए डेटा जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा चाहिए। अगर हम फर्जी मिसाल बनाएं भी ना तो ये असल डेटा जो है ना, डेटा पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ डेटा के साथ जो है ना शुरू करना, ये हालांकि CSS में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें ना आप, स्टार्ट एंड्स, हालांकि वो कंक्लूडिंग सेंटेंस पे एंड करेगा, पर वो CSS में पॉसिबल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डेटा को साथ पकड़ें और उससे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो फिर उसी पे और डेटा चाहिए, उसी पे और डेटा चाहिए जो कि आपका एक सिमेट्री हो डेटा की, फिर जाके ख़त्म हो कंक्लूजन पे, कंक्लूडिंग सेंटेंस पे। तो एक पैराग्राफ के लिए आप इतनी डेटा ढूंढें या इतनी मेहनत करें, वो पॉसिबल भी बहुत मुश्किल हो जाता है CSS में। तो इस बात को अभी यहीं तक रहने देते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। और प्रॉब्लम जब भी आपका भाई प्रॉब्लम, अब ये ऐसे की टेक्निक है, प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन लाजमी आएगा पैसे में। इसी तरह मेरिट होगा तो उसका डीमेरिट भी आएगा, ये ऐसे टेक्निक है। काज इफ़ेक्ट सॉल्यूशन, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ऐसे होगा तो वो काज इफ़ेक्ट सॉल्यूशंस पे जाएगा, ऐसे टेक्निक है ये। टेम्पोरल आर्डर क्या है सर, टेम्पोरल आर्डर ये है जो कि टाइम सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल बात, डेटा ऑकरेंस पहले भी मैंने बताया था कि जो इवेंट पहले हुआ है उसको पहले बताएंगे, जो उसके बाद हुआ है उसके बाद बताएंगे, जो उसके बाद हुआ है इस तरह आपका क्रोनोलॉजिकल आर्डर बताएंगे। समझ रहे हैं, ये आपका क्रोनोलॉजिकल डेटा वगैरह। स्पेशल आर्डर, स्पेशल आर्डर क्या होता है, प्लेस स्पेस प्लेस सीक्वेंस, अपवर्ड डाउनवर्ड। जब भी कोई चीज़ बताएंगे, मसलन अक्सर आपने मूवीज़ देखी होंगी, वो क्या कर रहे होते हैं, वो पहले ऊपर वाली बातें, ऊपर जब भी हीरो आता है तो हीरो का पहले चेहरा नहीं दिखाते, पहले ऊपर वाली चीज़ें बताते हैं। वो देखते हैं जहाज़ या हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, समझ रहे हैं, फिर ऊपर आ रहा, ऊपर सर वाला चेहरा दिखाएंगे, दिखा दिखा के नीचे आएंगे पाँव तक। तो क्या होता है, ये आपका अपवर्ड पहले दिखाते हैं, फिर डाउनवर्ड बाद में दिखा। आउटसाइड हमेशा पहले होता है और इनसाइड हमेशा बाद में होता है। अगर आप किसी रूम में मूवी शूट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप रूम का आउट जो चार दीवारी जो रूम है वो दिखाएंगे, फिर आप रूम के अंदर आएंगे, जहाँ बाहर वाली चीज़ें दिखा के फिर अंदर आएंगे। समझ रहे हैं, तो ये है आपका स्पेशल ऑर्डर। फिर सर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, सर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस अभी तक मुझे समझ नहीं आया। कैसे समझ नहीं आया यार, ये सिंपल चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कन्विंसिंग चीज़ सबसे पहले आती है। सर हाउ डू वी नो ते विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कन्विंसिंग थिंग। सर यू वुड नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट कन्विंसिंग थिंग इफ़ यू हैव डेटा रिगार्डिंग दैट पॉइंट। अगर आपके पास कोई भी डेटा है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी पहले लेक्चर में, क्या कहा था मैंने कहा था भाई देखो 42% अराउंड जो है ना आपकी क्या है, पावर्टी रेशो है पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिसेंट रिपोर्ट, ये कहा था। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ जो मेरे पास पॉइंट था, डेटा था, वो ही कन्विंसिंग पॉइंट हो गया ना, जिसके मुतालिक मेरे पास डेटा है, मिसाल है, कोटेशन है, सो उसके मुतालिक ही बात की जाएगी ना, तो क्योंकि कन्विंसिंग तो वही होगा। अगर आपके पास आइडिया हो, उसके मुतालिक कोई डेटा ना हो, उसके मुतालिक कोई भी आपके पास कोटेशन ना हो, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर रेफरेंस ना हो, और आप बात करते हैं हवा में, उसको सपोर्ट करने लगी कोई बात ही ना हो, तो वो क्या हो गया, वो कन्विंसिंग तो नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वो हो ही नहीं सकता, तो वो तो लीस्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लीस्ट कन्विंसिंग में चला जाएगा। सर तो हम कैसे समझें कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट कन्विंसिंग पॉइंट है जो हमें देना चाहिए। भाई देखें, आप जब पेपर में बैठे हो, जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो और ऐसे का आप ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हो, उसी में ज़ाहिर बात 20 से 22, 18, 22 आपने पैराग्राफ लिखने हैं। आपने वही बात करनी है सबसे पहले जिसके ऊपर आपके पास डेटा मौजूद हो, कोटेशन मौजूद हो, रेफरेंस मौजूद हो, फैक्ट्स हो, सबसे पहले वही बात करनी है, वही कन्विंसिंग होगा, वही इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले। अगर नहीं है तो वो लास्ट में बात करेंगे आप, समझ रहे हैं। तो कन्विंसिंग और इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ होगी मोस्ट, जो जिसके मुतालिक आपके पास रेफरेंस होगा,
चाहे वो ऑथर का नाम हो, बुक का नाम हो, कोटेशन हो, फैक्ट हो, डेटा हो, कोई मिसाल हो, कोई एनेक्डोट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आर्गूमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे, तो वो बन जाएगी क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कन्विंसिंग। सिंपल सी बात है। तो सोशल साइंसेज में कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कन्विंसिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके लिए आपके पास क्या ना हो, सपोर्टिंग चीज़ ना हो, सपोर्टिंग आर्गूमेंट ना हो, कोई डेटा, मिसाल, कोई ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसको वो उसको सपोर्ट करे। अगर है तो वही इंपॉर्टेंट है, वही कन्विंसिंग है, अगर नहीं है तो वो लीस्ट कन्विंसिंग, लीस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सिंपल सी बात है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर हाउ डू वी आस्क अ क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ। हम पैराग्राफ में सवाल कैसे पूछें। सवाल पूछने के काफ़ी सारे तरीके हैं। पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ सवाल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मिसाल के तौर पर मैंने एक सवाल लिखा है जो कि टॉपिक सेंटेंस है, जैसे कि हाउ इज़ इस्लामाबाद इंडिफरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ बलूचिस्तान। कह रहा है कैसे इस्लामाबाद की लातालकी का सबब बन रहा है बलूचिस्तान की पसमानदगी का। समझ रहे हैं, कैसे बलूचिस्तान पसमानदगी बन रहा है, किसकी वजह से, इस्लामाबाद की लातालकी का सवाल पूछ रहा है, जो कि सबब भी बता रहा है। क्या बता रहा है कि बस ये पूछ रहा है कि कैसे इस्लामाबाद की लातालुकी बलूचिस्तान की पसमानदगी को पैदा कर रहा है। इसमें टॉपिक सेंटेंस भी है, बता भी रहा है कि एक काज है और दूसरा बता रहा है अफेक्ट है, जो कि टॉपिक है। सही है। अब इसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, ये एक तो ये हो गया आपका टॉपिक सेंटेंस और उसमें सबब भी आ गया। ठीक है, टॉपिक भी आ गया और काज भी आ गया। दूसरा सवाल अगर देखें आप, वाई इज़ बलूचिस्तान बैकवर्ड। अब ये वाई इज़ बलूचिस्तान बैकवर्ड जो है ना, इसमें टॉपिक सेंटेंस नहीं है। इस तरह का भी सवाल पूछ सकते हो आप, इस तरह का भी सवाल पूछ सकते हो। अब जब इस तरह का सवाल पूछोगे तो इसके फ़ौरन बाद टॉपिक सेंटेंस आएगा, तो टॉपिक सेंटेंस आपका क्वेश्चन में है ही नहीं क्योंकि। और ऊपर वाला सवाल अगर पूछोगे आप, इसमें टॉपिक सेंटेंस मौजूद है, तो फ़ौरन जो रिप्लाई आएगा उसी पे होगा, कैसे है, कैसे बलूचिस्तान पसमानदा है, बैकवर्ड है इस्लामाबाद की लातालकी का, उसका फ़ौरन जवाब आएगा। अगर ऐसा सवाल पूछोगे वाई इज़ बलूचिस्तान बैकवर्ड, क्यों बलूचिस्तान में पसमानदा है, तो इसका फ़ौरन जो जवाब आएगा वो टॉपिक सेंटेंस बन जाएगा। कि इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा बलूचिस्तान इज़ बैकवर्ड ड्यू टू इस्लामाबाद इंडिफरेंस, तो वो बन गया टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे सेकंड सेंटेंस बन गया, और यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस सवाल में मौजूद है, जो कि रिप्लाई जब आएगा तो हाउ, उसका सवाल का रिप्लाई डायरेक्ट आएगा, और इधर जब रिप्लाई आएगा तो टॉपिक सेंटेंस आएगा डायरेक्ट। कुछ बात समझ आ रही है कि थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है सवाल करने का। इधर सवाल जो है वो टॉपिक सेंटेंस मौजूद नहीं, इधर टॉपिक सेंटेंस मौजूद है। जब ऐसा सवाल होगा तो डायरेक्ट बॉडी शुरू हो जाएगी पैराग्राफ की। जब इधर सवाल आएगा तो आपका डायरेक्ट टॉपिक सेंटेंस आएगा, बॉडी पैराग्राफ की शुरू नहीं हुई, फिर उसके बाद बॉडी शुरू हो जाएगी आपकी। ये बात है। मिसाल के तौर पे अब आ गया रिप्लाई, बलूचिस्तान इज़ बैकवर्ड ड्यू टू इस्लामाबाद इंडिफरेंस। बलूचिस्तान पसमानदा है इस्लामाबाद की लाताल्लुकी की वजह से। तो ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस, इसका रिप्लाई है। अब ये जो है इसका रिप्लाई नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिप्लाई, ये तो सवाल है, ये जो है इसमें टॉपिक सेंटेंस ऑलरेडी मौजूद है, इसमें भी टॉपिक सेंटेंस मौजूद है, ये इसका रिप्लाई बनेगा। सही है। तो आप दो तरह के सवाल कर सकते हैं, एक सवाल वो कर सकते हैं जिसमें टॉपिक सेंटेंस मौजूद है, एक सवाल वो कर सकते हैं जिसमें टॉपिक सेंटेंस मौजूद ना हो। पैराग्राफ से स्टार्ट में ही आप सवाल कर सकते हैं। इसका जवाब आपको मिल गया कि भाई कैन वी स्टार्ट अ पैराग्राफ विद अ क्वेश्चन। यस, यू कैन स्टार्ट योर पैराग्राफ विद अ क्वेश्चन, पर डिपेंड करता है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन सा सवाल पूछना चाह रहे हैं आप, उस हिसाब से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि सर कैन वी गिव क्वेश्चंस या कैन वी स्टार्ट अ पैराग्राफ, ठीक है, इन ऐसे राइटिंग। क्या ऐसे राइटिंग हम पैराग्राफ को स्टार्ट करें तो सवाल से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसको टेक्निकली आप समझेंगे थोड़ा कि ऐसे में सवाल पैराग्राफ के साथ आप शुरू कर सकते हैं, पैराग्राफ को सवाल के साथ शुरू कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझें आप कैसे करेंगे। जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें आप पैराग्राफ जब लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी एक तो पैराग्राफ लिखेंगे ना आप, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हो आप,
ठीक है। उसके बाद आप कोई भी जब टॉपिक होगा जो कि प्रॉब्लम टॉपिक होगा उसमें काजेज़ भी देंगे, फैक्ट्स भी देंगे और सॉल्यूशंस भी देंगे आप, है ना। जब आप सवाल करेंगे पैराग्राफ में, अंदर ऐसे के पैराग्राफ में जब सवाल करेंगे कि एक चीज़ का बस ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपने काज में सवाल किया, क्या मिसाल लेते हैं ना कि भाई हम मिसाल ये ले रहे हैं कि एक टॉपिक है जो कि प्रॉब्लम टॉपिक है, मिसाल वही ले लो आप, पावर्टी का टॉपिक ले लो, पावर्टी आएगा तो उसके काजेज़ भी आएंगे, अफेक्ट्स भी आएंगे, सॉल्यूशंस भी आएंगे। अब 5 हमने काजेज़ दे दिए, 5 अफेक्ट्स दे दिए, 5 सॉल्यूशंस दे दिए। अब हमने ये 1 या 2 पैराग्राफ क्या करना है, सवाल के साथ शुरू करने की ख्वाहिश रखते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। जब भी हम सवाल करेंगे पैराग्राफ में तो ये देखना है कि पैराग्राफ नंबर कौन सा है। अगर पैराग्राफ नंबर 4 है जिसमें हम सवाल से स्टार्ट करें पैराग्राफ को, तो हमने ये लाजमी याद रखना है, तो आगे अफेक्ट में भी हम अगर सवाल करेंगे उधर करना भी चाहिए ताकि हमें एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो उस तरह भी चौथे नंबर पे ही सवाल करना है हमने। ये नहीं होगा कि काज में आपने चौथे नंबर पे सवाल किया है तो इधर 5वें नंबर पे, नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, ये टेक्निक फॉलो करेंगे आप। फिर इसी तरह सोल्यूशन में आप सवाल करेंगे तो चौथे नंबर सोल्यूशन पे सवाल करेंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर, जब आप ऐसे में सवाल करना चाह रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं सवाल के साथ, तो वो जो सवाल होगा आपका उसका नंबर आप याद रखेंगे और वही टेक्निक आप अफेक्ट और सॉल्यूशन में भी अप्लाई करेंगे। अगर आप काज नंबर 2 पैराग्राफ में सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं तो काज नंबर 2 अफेक्ट में सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे, का सॉल्यूशन नंबर 2 सब जो आपका सॉल्यूशन होगा ऐसे पैराग्राफ का, उधर से आप सवाल स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न फॉलो करेंगे, जो भी नंबर होगा उधर काज में वो अफेक्ट में फॉलो होगा, वही सॉल्यूशन में फॉलो होगा, ये पैटर्न फॉलो करेंगे, समझे। तो इसी पैटर्न के साथ अगर आप फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना वो बुरा लगेगा, समझे। तो यही आपका सवाल तो करेंगे, पर कैसे करेंगे ये आप समझ रहे हैं। हम सर पैराग्राफ हम स्टार्ट करने लगें सवाल के साथ, पर ये समझें कि कैसे करेंगे आप सवाल। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक में टॉपिक सेंटेंस, एक में नहीं होता। और अब किसी काज नंबर में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, चौथे नंबर काज में अगर सवाल कर रहे हैं तो फिर चौथे नंबर अफेक्ट में भी सवाल करें, फिर चौथे नंबर सॉल्यूशन में भी सवाल करें, फिर जाके कंक्लूडिंग सेंटेंस और पैराग्राफ लिखें आप ऐसे का। ये पैटर्न आपने फॉलो करना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ, जो कि आज हमारा लेक्चर हुआ, ख़त्म हो गया। तो हम कोशिश करेंगे, अब हमारा पैराग्राफ राइटिंग के 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे एस्से पे, और इंशाल्लाह एस्से में जो बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, सिंटैक्स और डिक्शन, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। इन पे भी हम कोशिश करेंगे पहले एस्से पे लेक्चर करें, फिर इन पे मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे, लेक्चर भी करेंगे डिटेल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए कैंडिडेट्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।